कोलकाता हाई कोर्ट में एक मां और एक बाप अपनी बेटी की हत्या और रेप के लिए एक याचिका दायर करता है और बताते हैं कि साहब पहले हमारे पास फोन पहुंचता है और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है, यानी कि वो बीमार है। माँ बाप रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं और घर में कुछ ऐसी आशंका जाहिर होने लगती है जैसे कि कोई बहुत बड़ी ये घटना होने वाली है। वो बार बार ये जानने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिरकार करे तो क्या करे। इसके बाद माँ और बाप सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां जाने के बाद कहते हैं कि हमें अपनी बेटी से मिलने के लिए आए हैं, आखिरकार क्या मामला है, क्या माजरा है। तब डॉक्टर लोग, चाहे जो भी वहां पर लोग मौजूद होते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि तुम थोड़ी देर आराम करो और बैठो और पानी वानी पियो, उसके बाद में बात करते हैं। इसी तरह से इंतजार करते करते 3 घंटे का समय बीत जाता और माँ बाप की कोई सुध ही नहीं ले रहा था। जो भी आता था बस आना जाना और एक दूसरे से कानों में खुसर फुसर चल रही थी। वो क्या निर्णय लेना चाहते हैं क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी कोई व्यक्ति उनके पास आता है और आने के बाद कहता है कि सेटलमेंट कर लो, यानी कि जो व्यक्ति अपनी बेटी को देखने के लिए पिछले 3 घंटों से पल पल तरस रहा है, उसके कानों में एक आवाज पहुंचती है कि सेटलमेंट कर लीजिए। किस तरह की सेटलमेंट कर लीजिए? जैसे ही हाईकोर्ट ने यह बात सुनी, याचिका सुनी, दरअसल इससे पहले पूरे देश भर में इस घटना को लेकर के बवाल मचा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों में उतरे हुए हैं। जो बीमार है उन्हें हॉस्पिटल में इलाज इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है, तो वो इलाज होगा कैसे। अब ऐसी स्थिति में हाईकोर्ट को इस बात को लेकर के थोड़ा तल्ख होता है, थोड़ा गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है तो ठीक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती है कि अगर हम 7 दिनों में सबूत नहीं जुटा पाएंगे तो ये मामला की जांच ठीक से नहीं कर पाएंगे, तो 7वें दिन इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। 7वें दिन यदि इस मामले में सुखबुगी हो सकता है, तुम यदि इन सबूतों के साथ छेड़छाड़ करो, इसलिए 5 दिन में ही अगर तुम कुछ नहीं कर पाए हो तो 5 दिन में ही यह मामला सीबीआई को जाता है, यानी सीबीआई को जाता है। साथ ही एक बात और पकड़ी गई, मेडिकल कॉलेज में जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल ने ये जिम्मेवारी ली, नैतिक जिम्मेवारी ली। वे कहते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर, जो लेडी ट्रेनी डॉक्टर है, उसके रेप के बाद हत्या हुई है, वो उनकी बेटी की तरह है। इसलिए मैं एक पेरेंट होने के नाते मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। वे अपने पद से इस्तीफा ही दिया था कि राज्य सरकार ने उन्हें कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के और हॉस्पिटल के प्रिंसिपल बना देते हैं, क्योंकि ऐसी क्या जल्दी थी कि प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया है और तुरंत ही इसको जिम्मेवारी दे दी गई है। अब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट जो तल्ख रवैया अपनाता है, वो दो बात कहते हैं, इस मामले की जांच सीबीआई करेगी और दूसरा यह है कि प्रिंसिपल को छुट्टी पर आप भेजते हैं या फिर हम भेजें। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। यह सच्ची घटना के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस लेडी डॉक्टर के साथ उस भयानक रात में कब और क्या कैसे हुआ था, ये जानने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल के कलकत्ता की राजधानी 55/B शंभुनाथ पंडित रोड निवासी एक व्यक्ति जिसका नाम होता है संजय रॉय। दरअसल ये पुलिस कल्याण बोर्ड में सिविल वॉलंटियर का काम करता है। इसकी बैठक थी 5 अगस्त को, जब ये निकलता है तो 8 अगस्त को वो वहां से वापस आ जाता है। जैसे वहां से वापस आता है, ये बैठक हो रही थी सलवा में। सलवा यहां से लगभग 140 किलोमीटर दूर पड़ता है कोलकाता से, जहां पर इसका आवास होता है। और वे इस बैठक में शामिल होने के बाद सीधा पहुंच जाता है आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में। वहां जाता है, दोपहर का समय था, एक मरीज को लेकर के। दरअसल उस मरीज को भर्ती कराता है। भर्ती कराने के बाद वो फिर वहां से वापस चला आता है। 8 अगस्त 2024 की रात लगभग 11 बजे के आसपास का वाकया है। ये उस मरीज को, जिसको दोपहर में वे एडमिट करा करके आया होता है, ये उस मरीज को देखने के लिए और मिलने के लिए जाता है जिसे ये दोपहर में भर्ती कराया हुआ होता है। रात के लगभग 1 बज जाता है और 1 बजे वे अब इस मरीज से नहीं, इसी बिल्डिंग के अंदर किसी दूसरे मरीज से मिलने के लिए जाता है, उसकी मदद करने के लिए जाता है, उससे बातचीत करने के लिए जाता है। आज उसका ऑपरेशन होने वाला था और वे बातचीत करके यहां से निकल जाता है। अब रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास यहां से वे हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और परिसर मार्केट घूमने लगता है। एक कहानी यह है जो संजय राय की चल रही है, जो बैठक में शामिल होता है, हॉस्पिटल में आता है, मरीज को दिखाता है, उसके बाद ये दूसरे मरीज को देखने के लिए जाता है। इस तरह की कहानी चल रही है। एक कहानी और चल रही है जो दूसरी कहानी है। दरअसल ये आपको बताते चले कि जो संजय रॉय है वह पुलिस कल्याण बोर्ड का एक सिविल वॉलंटियर है और ये एक ऐसी टी शर्ट पहन करके घूमता है जिस टी शर्ट में लिखा होता है कोलकाता पुलिस। बड़ी संख्या में लोगों को यही मालूम था कि शायद ये संजय रॉय पुलिस वाला है, ये पुलिस की तरह चलना, पुलिस की तरह बात करना, ये बॉक्सर होता है, बॉक्सर की तरह इसकी फिटनेस ठीक ठाक होती है। और बड़ी संख्या में लोग ये समझते हैं कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इसके साथ ताल्लुकात बताए जाते हैं। इसके साथ उठना बैठना था, इसलिए हॉस्पिटल के किसी भी हिस्से में ये जा भी सकता था और आ भी सकता था। शायद किसी को रोकने की, किसी को टोकने की इसमें हिम्मत नहीं थी।
एक कहानी जो संजय रॉय की ये चल रही है, दूसरी कहानी ये होती है कि 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर होती है जो कि चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की पीजी सेकेंडरी के स्टूडेंट होती है इसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोलकाता के अंदर। अब इनका ये नाइट शिफ्ट में ड्यूटी होती है। ये नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने के बाद रात को 11 बजे के आसपास इन्होंने अपने माँ और पापा से बातचीत भी की, जैसे रोजमर्रा की तरह वे परिवार वालों से बातचीत करते हैं, कहीं हमारी बेटी बाहर गई है, कैसी है, ठीक है कि नहीं है। वे अपनी माँ से कहती है कि माँ मैं थोड़ा राउंड अप ले लूं, मुझे जाकर के मरीजों को देखना। मरीजों को देखने के बाद फिर आपस में आराम से बातचीत करते हैं। कब 2 बज जाता है, वे अपने 2 जूनियर के साथ बैठ करके बातचीत करती है और थोड़ी सी खाना पीना खाती है। खाना खाने के बाद कहती है कि मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, इसलिए जाकर के आराम कर लेती हूँ। आराम इसी बिल्डिंग के अंदर चौथी मंजिल के अंदर एक सेमिनार हॉल है, उसके अंदर जाती हूँ और जाने के बाद वहां आराम कर लेती हूँ। अब ये जाकर के वे अपने लगभग बताया जाता है कि लगभग 2 से 3 बजे के आसपास का ये वाक्य है। वे जब उसके अंदर जाती है और फिर आराम करने लग जाती है। उधर जो संजय राय होता है रात के 3 बजे के आसपास इसी चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करता है। वहां जाने के कुछ देर इधर उधर घूमता है और कुछ देर घूरने के बाद सीधा इसके जो सेमिनार हॉल है उसी सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। अब ये अंदर तो चला जाता है, लगभग 40 से 45 मिनट के आसपास ये अंदर रहता है। उसके बाद ये 4:37 पर जो 8 और 9 अगस्त 2024 की रात होती है, यानी कि अब सुबह हो चुकी होती है, 4:37 के आसपास ये निकल जाता है और यहां से निकलता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। अब तक यहां पर बिल्कुल शांति थी, किसी को कोई खबर नहीं थी आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही दिन निकलता है, सुबह के 6 बजते हैं, एक कर्मचारी जो कि सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और जाकर के देखता है, देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल एक लाश पड़ी हुई थी जो कि खून से बहुत बुरी तरह से लथपथ है। जैसे ही उसने लाश को देखा और देखने के बाद चीखने लगता है और चीखता चिल्लाता वे सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। उसके चीखों को सुनने के बाद आसपास में जो काम कर रहे थे वो भी देखते हैं और उनकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। अब शुरुआत में यह समझ नहीं पाते कि आखिर ये मामला क्या है, आखिरकार हुआ क्या है। और इसी बीच में जो डॉक्टर की टीम भी पहुंच जाती है, जो अधिकारी होती है वो भी पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि इस मामले को कहीं ना कहीं शुरुआत में एक मेडिकल कॉलेज में कहीं इमेज ना खराब हो जाए, इसे दबाने की कोशिश की जा रही थी। और इसीलिए शायद जो लड़की के जो लेडी डॉक्टर के माता पिता होते हैं, शायद इनके पास जो सूचना पहुंचती है, पहले बताया जाता है तुम्हारी बेटी बीमार है और उसके बाद बताया जाता है कि उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली है। और तीसरी बार उसे बताया गया कि आप एक काम कर लीजिए, आप हॉस्पिटल आ जाइए। और 3 घंटे तक उन्हें अपने बेटी का चेहरा देखने के लिए इंतजार करना पड़ता है। और उन्होंने जब अपनी बेटी को पहली बार देखा था, बेटी की स्थिति अर्धनग्न अवस्था में थी, नीचे के हिस्से में कोई कपड़ा ही नहीं था और जिस रूप में बेटी पड़ी हुई थी उसे देख करके किसी की भी आंखें सिहड़ जाएगा, परेशान हो जाएगा, सोचने पर मजबूर हो जाएगा। जब माँ बाप ने पहले से ही थोड़ा सा डरे सहमे थे और रो तो रहे थे और अपनी बेटी की उस हालत को देखने के बाद उनको रहा नहीं जाता है। पुलिस जो लाश होती है उसको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम भेजा जाता है और जो पोस्टमार्टम होता है और उसकी रिपोर्ट आती है तो उसके बाद पता चलता है कि प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा है, आंखों से खून बह रहा है, मुंह से खून भी निकल रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो आशंकाएं व्यक्त कर रहे थे आखिरकार किसने किया, क्या क्या नहीं किया, चेहरे हो, नाखून हो या फिर गले की हड्डी हो, इसमें चोट के निशान पाए जाते हैं। पेट और जो लेफ्ट पैर होता है उसमें भी चोट के निशान पाए जाते हैं। गर्दन की हड्डी पूरी तरह से टूटी हुई होती है। राइट हाथ होता है उसमें भी चोट लगी होती है, होठों को चोट लगी होती है। शरीर का एक कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर चोट के निशान नहीं थे। आखिरकार किसने किया, क्यों किया, पुलिस के लिए सवालों का बहुत सारे सवाल थे। अब पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की थी और यही कारण है कि मां बाप को मजबूरन याचिका दायर करनी पड़ी और कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करने पड़ा। अब इस मामले की पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो जांच पड़ताल की यह भी वजह बन जाती है कि देखते ही देखते यह मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरने लगता है, चाहे टीवी हो, अखबार हो, अब हर जगह प्रिंट मीडिया सहित जहां देखो वहां पर इसी घटना की, ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ इतनी अमानवीय घटना की गई है कि निर्भया 2.0 ये दूसरी घटना वैसे ही पहली जैसी घटना के रूप में बन जाती है। किसने किया, क्या नहीं किया, जब पुलिस ये जवाब तलाशने की कोशिश करती है कि लाश के पास एक ब्लूटूथ मिलता है और ब्लूटूथ जो मिलता है इस हॉल के आसपास जो भी देखे जा रहे थे, देखे गए व्यक्तियों को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद पता चलता है कि इसमें एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम संजय रॉय है, जो संजय रॉय के ब्लूटूथ से वो मैच कर जाता है। अब ऐसी स्थिति में संजय रॉय ने जो कपड़े पहने हुए थे वे कपड़े पहने हुए था ही नहीं, यानी कि वो बदल चुका था। ऐसे अवस्था में वो सीधा पहुंचता है पुलिस के एक बैरक में और वहां जाकर के सो जाता है और बताया जाता है कि वह शराब का आदी होता है और उस दिन भी उसने शराब पी हुई थी। अब वे वहां जाकर के आराम करता है, उसकी आंख खुल जाती है, उसे होश आ जाता है कि तुरंत बहुत बड़ा कांड कर दिया, शायद पकड़ा जाएगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी में सबूतों को मिटाना शुरू कर देता है। पुलिस ने जब उसे बुलाया था
तो वह अपने जूते साफ नहीं कर पाया था और जूते पर उसके उस महिला डॉक्टर के ब्लड लगा हुआ था। अब जब आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि आखिरकार इस 40 से 45 मिनट के अंतराल में हुआ क्या है, तभी लेकिन पोर्न साइड में उन साइडों को देखा करता था, उन पोर्न को देखा करता है जिसमें विवश तरीके से किसी महिला के साथ कोई गंदा और घिनौना कृत्य किया जाता है। ठीक उसने वैसा ही घिनौना कृत्य उस लेडी महिला के साथ किया था जो लेडीज डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से ब्लड और खून बह रहा था। ठीक उसी तरह उसके आंखों से खून निकल रहा था और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। इस महिला डॉक्टर ने विरोध करने की कोशिश की तो उसका चेहरा जो था, उसका जो सर था, उसे बहुत तेज दीवार में मारा और लेडीज डॉक्टर ने चश्मा पहना था जिसकी वजह से उसकी आंखों से जो चश्मा लगा था उसका शीशा टूट जाता है, जो कि आंखों के अंदर चला जाता है और चेहरे के अंदर भी चला जाता है और उसके मुंह के अंदर भी चला जाता है। उसके आंखों से और उसके मुंह से ब्लड बह रहा था और ऐसी स्थिति में लेडीज डॉक्टर ने जो बचने की तमाम कोशिशें की, छटपटाई कि अपने आप को बचा सके, सेव कर सके, क्योंकि वो बॉक्सर होता है संजय रॉय। उसने उसके साथ बॉक्सिंग करनी शुरू की, उसको बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। यही कारण था कि उसके चेहरों पर भी चोट पड़ी, उसके नाखूनों में भी चोट पड़ी और उसके पेट में भी चोट पड़ी, उसके लेफ्ट पैर में भी चोट पड़ती है और गर्दन भी उसने लगातार जो गर्दन को दबा रहा था, यही कारण था कि उसके गर्दन की हड्डी टूट जाती है और राइट हैंड पर भी चोट आती है और ओठों पर भी चोट आती है। क्योंकि यह एक रिपोर्ट भी चल रही है, क्योंकि डॉक्टर की मौत हो जाती है और डॉक्टर के मौत होने के बाद उसने फिर से उसके साथ बलात्कार किया था। यानी अब वो विरोध करने की स्थिति में नहीं थी और जब वह अपने मन को संतुष्ट कर लेता है, जब उसके यहाँ से बात चला जाता है, हालांकि उसने सोचा हो कि शायद वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसके कानों से निकला हुआ ब्लूटूथ, उसके साथ ही जूतों से निकला हुआ खून, वह उसे वहां तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा सकता है। उसने कभी सोचा ही नहीं था। जब पुलिस ने इस व्यक्ति के बारे में जांच करने की, पड़ताल करने की कोशिश की तो पता चलता है कि उसने 4 शादियां कर रखी है। पहली शादी करती है, बीवी छोड़ के चली जाती है, दूसरी शादी करता है, बीवी छोड़ करके चली जाती है, तीसरी शादी में बीवी छोड़ करके चली जाती है, एक बीवी की इसकी मौत हो जाती है किसी बीमारी के चलते, और वह बीमारी क्या थी उसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है जिस तरह से पोर्न साइट देखा करता था, गंदी फिल्में देखा करता था, गंदी फिल्में देखने के बाद वह अपनी बीवियों के साथ ऐसे ही हरकत करता था, इसलिए वे वहां से छोड़ करके चली जाती है। और जब वहां से आसपास के लोगों से जानने की कोशिश की जाती है तो बताते हैं कि इसके घर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती थी, यानी कि ये अपनी पत्नी के साथ इस तरह से मारपीट भी किया करता था और शायद इसीलिए इसके बहन से रिश्ते ठीक नहीं थे, क्योंकि ये अमानवीय तरीके से हरकत करता था और ये अपने माँ के साथ रह रहा था और घर या बाहर वे ऐसे रहता था जैसे कोई पुलिस वाला हो, यानी कलकत्ता पुलिस में। हालांकि वे मानदेय के रूप में काम करता था, 12,000 रुपए उसको मिलते थे और ये अपनी इस तरह से जिंदगी जी रहा था। और हॉस्पिटल में आना जाना, ये भी जानकारी मिल रही कि वो मरीजों को सिर्फ हॉस्पिटल में इसलिए भर्ती कराया करता था जिससे कि उसे मोटी पैसे मिल सके। किसी भी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को आसानी से भर्ती नहीं होते, क्योंकि वहां पर मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा होती है और सुविधाएं बहुत ज्यादा होने की वजह से हर कोई ये चाहता है कि वहां हर कोई किसी को वहां पर इलाज मिल सके। और ये शायद इसी स्थिति में दलाल का काम करता है, ये पैसे भी कमाया करता था। और जिस तरह की शुरुआत में पुलिस ने इस मामले को लेकर के भूमिका रहती है, क्योंकि इसके बड़े अधिकारियों के से संपर्क रहते हैं और परिवार के लोगों से कहा जाता है कि सेटलमेंट कर लीजिए, और किस तरह से सेटल करना चाहते हैं ये समझ में नहीं आता है। अब ऐसी स्थिति में जब इसकी पुलिस की जो कार्य प्रणाली थी, सरकार की जो नियति थी कि हम 7 दिन में ऐसा करेंगे, तो घर वालों ने, परिवार वालों ने याचिका दायर करते हैं, मामला हाईकोर्ट पहुंचता है। हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर के बड़ी गंभीरता से देते हैं और कहते हैं कि आप 7 दिन नहीं 5 दिन में ही इस मामले को सीबीआई को सौंप दीजिए, क्योंकि पता नहीं आप सबूतों के साथ कितने सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर दे, इस मामले की जांच जरूर होना चाहिए। अब पुलिस पर, हाईकोर्ट को भरोसा नहीं है, परिवार को भरोसा नहीं है और कहीं ना कहीं पूरे देश को भी भरोसा नहीं है। लेकिन अब बात सीबीआई की करें तो सीबीआई ने पहले बहुत सारे मामलों में जांच पड़ताल की है। अगर हम एक फिल्म के हीरो रहे सुशांत सिंह राजपूत, उनकी मामले की भी जांच करें तो उनका मामला भी आज तक शायद लटका हुआ है। ऐसे न जाने कितने मामले हैं। सीबीआई को जांच तो दी जाती है, लेकिन सीबीआई पर भरोसा बहुत मोटे तौर पर पैसा खर्च की जाती है, लेकिन किसी भी मामले का इतने जल्दी आसानी से रिजल्ट नहीं आता है। अभी मामला चल रहा है, पता नहीं इस मामले का पुलिस बढ़िया से जांच करके सही करती है कि नहीं करती है। क्या सीबीआई इस मामले की जांच करेगी या नहीं करेगी? क्या यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाएगा? इसका भविष्य क्या होगा? क्या पुलिस पर भरोसा करे, क्या सीबीआई पर भरोसा करे, समझ में नहीं आता। या फिर साथ काम करने वाले पर भरोसा करे, जो व्यक्ति रोज हॉस्पिटल आता था उस पर भरोसा करे कि ना करे, किस पर भरोसा करे, ये समझ में नहीं आता।
महिलाएं न कभी घर में सुरक्षित है, न कभी बाहर जो काम करने जाते हैं वहां न सुरक्षित है। जहां देखो वहां उन पर गिद्धों की जैसी नजरें बनी रहती है। लेकिन महिलाओं की जिम्मेवारी बनती है, उन्हें ये लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, उन्हें यह लड़ाई खुद ही जीतनी पड़ेगी। जहां जाती है चारों तरफ वे अपना आप को सुरक्षित महसूस तभी कर सकती है जब वे सचेत रहे, सतर्क रहे। शायद इस तरह हमें इन घटनाओं को आप तक लेकर के आते हैं ताकि आप इस घटनाओं से सबक लेकर के सचेत रहें, सुरक्षित रहें, ताकि कभी किसी लड़की के साथ, कभी किसी महिला के साथ कोई ऐसी घटना ना हो। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना